बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसके 50+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम और KVS NVS के टायर 2 एग्ज़ाम के लिए दोनों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिए और आपको अभी तक जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हुए हैं उनको सभी को कराने की हमने इसमें कोशिश की है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिया गया है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं बच्चों उसका जो जर्नल फॉर्म होता है वो 2Q या हम 2M कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जर्नल फॉर्म क्या होता है किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर का। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होते हैं उसका फॉर्म क्या होता है। तो 2Q+1 कह सकते हैं या 2M+1 कह सकते हैं। M और Q कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, इससे मतलब नहीं है। अच्छा, ये फॉर्म का मतलब क्या होता है? जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उसकी जगह पे अगर हम 1 2 3 पुट करेंगे तो हमको इवन या ऑड नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये दोनों जनरल फॉर्म याद रखने हैं। पॉजिटिव इवन नंबर जो होते हैं उसका फॉर्म होता है 2Q और पॉजिटिव ऑड नंबर जो होते हैं उसका फॉर्म होता है 2Q+1। फिर आगे बोल रहा है कि अगर कोई एनी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है A और B और A B से बड़ा है तो कंडीशन क्या होगी। जब भी आपसे A और B बोलेगा पॉजिटिव इंटीजर हैं इस चैप्टर में, रियल नंबर में अगर आपसे कहेगा कि A हमारा और B पॉजिटिव इंटीजर है और A B से बड़ा है तो आपको समझ जाना है कि A = BQ+R की बात हो रही है। क्योंकि A ग्रेटर है तो A डिविडेंड हो जाएगा, B हमारा स्मॉलर है तो डिविजर हो जाएगा और Q जो है वो हमारा कोसेंट होगा, R जो होगा रिमाइंडर होगा। और यहाँ से आपको R की कंडीशन भी याद रखनी है कि R जो होगा वो हमेशा B से छोटा होगा और 0 से ग्रेटर देन और इक्वल होगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया भी गया है, कह रहा है कि A = 3Q+R। A हमको दिया गया है 3Q+R, हमको दिया गया A = 3Q+R। तो कह रहा बताइए R की रेंज क्या होगी। तो यहाँ हमको B क्या दिया गया 3, तो अगर B 3 है तो R क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, R को लिख सकते हैं कि 3 से छोटा होगा और 0 से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी रेंज हो जाएगी किसकी, रिमाइंडर की। तो इस तरीके से ये आपको लेमा में हमने बताया भी था कि लेमा क्या होता है, A = BQ+R और उस लेमा में जो कंडीशन होती है रिमाइंडर की वो रिमाइंडर B से हमारा लेस देन होगा और 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि 6+√2 क्या है, ये पूछ रहा है कि 6+√2 क्या है। तो 6+√2 और एक दिया गया है 2+√3 और +√5 √5 ये दिया गया। तो यहाँ आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि रेशनल और इरेशनल का सम ऑलवेज इरेशनल होता है। अच्छा, यहाँ सम की बात करें या हम कहें डिफरेंस की बात करें, मल्टीप्लाई की बात करें, डिवाइड की बात करें, ऑपरेशन कोई भी हो, अगर रेशनल और इरेशनल के बीच में हम ऑपरेशन कोई लगाएंगे तो हमें ऑलवेज इरेशनल मिलेगा। लेकिन अगर दोनों रेशनल हैं तो हम ऐड करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो हमें ऑलवेज रिजल्ट क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा। और अगर दोनों इरेशनल नंबर हैं उसके बीच में हम कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं, सपोज मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड, तो हम बिना सॉल्व किए ये नहीं बोल सकते हैं कि इरेशनल होगा या रेशनल होगा। यानी रेशनल रिजल्ट भी आ सकता है और इरेशनल रिजल्ट भी आ सकता है। तो ये आपको 3 जो है कंडीशन आपको याद रखनी है। तो अगर इन्हीं कंडीशन का यूज़ करें तो देखिए यहाँ पे 6 हमारा क्या है, रेशनल, और √2 क्या है, इरेशनल। तो ओवरऑल ये रिजल्ट जो हो जाएगा पूरा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल ऐसे नंबर होते हैं जो किसी भी रेशनल के साथ में किसी भी ऑपरेशन के साथ यूज करें वो पूरे नंबर को इरेशनल कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा रेशनल है 2 और √3 इरेशनल है और √5 इरेशनल है। तो √3 और √5 ये सिंप्लीफाई होगा नहीं तो ये हमारा इरेशनल ही रहेगा और 2 हमारा रेशनल है तो ऐड होकर के ये भी पूरे नंबर को इरेशनल ही करेगा। तो ये ओवरऑल क्या होगा, इरेशनल। तो ये दोनों नंबर जो है हमारे वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है, m⁴n आपको दिया गया है 32, तो आपसे कह रहा है n⁴mn क्या होगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 32 के प्राइम फैक्टर करने हैं हमको क्या दिया गया, m⁴n। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है m⁴n दिया गया 32
और इसको हम लिख सकते हैं 2⁵, क्योंकि अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 2⁵ आ गया। अगर हम कंपेयर करें दोनों तरफ तो बेस जो है वो बेस के इक्वल हो जाएगा, यानी m हो जाएगा 5 के इक्वल, और जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। n हमारा m जो होगा वो 2 के इक्वल होगा। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो m हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू हमको पुट कर देनी कहाँ पे, n की पावर कह रहा है mn, बताइए क्या होगा। तो n की वैल्यू क्या है, ये 5, और m की वैल्यू क्या है, 2 × 5 क्या होगा, 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 10 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि हमको स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट इवन नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4, हमने कल बताया था। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, और स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा यहाँ पे 2। यहाँ पे स्मॉलेस्ट इवन नंबर हम 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 के साथ में एचसीएफ जो निकालेंगे वो हमारा 1 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर यहाँ पे हमें 2 लेना होगा। ठीक है ना, अगर हमने कल आपको बताया होगा तो आपने उसमें देखा होगा। अगर उस वीडियो में हमने स्मॉलेस्ट नंबर को 0 बताया तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। स्मॉलेस्ट इवन नंबर यहाँ पे 2 लेंगे। तो अब अगर इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, तो हमारा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट इवन नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर। अगर कोई एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो अभी हमने बताया था कि रेशनल और इरेशनल। अच्छा, नॉन जीरो का मतलब क्या है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो लेकिन जीरो मत हो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर रेशनल और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ क्या होगा। मान लीजिए कोई इवन नंबर लेते हैं, अब 0 से इवन नंबर स्टार्ट होते हैं, तो हमको 0 यहाँ कैलकुलेशन में यूज नहीं करना है। तो क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। अब इन दोनों का हम एचसीएफ निकालें, ये दोनों लगातार इवन नंबर होते हैं, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 1, और इसका हो जाएगा 2 × और यहाँ पे हो जाएगा क्या 1, 2 × 4 × 1 हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा। 4 का जो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 4 के फैक्टर होंगे 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से हमको क्या होगा, आंसर 2 मिल जाएगा। इसके बाद में हमसे क्वेश्चन कह रहा है 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अगर n हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और तो n² - 1 क्या होगा। अब n अगर हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो n² - n की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको n² - n को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, n कॉमन ले लें तो n - 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर कोई n पॉजिटिव इंटीजर है तो उस नंबर और उस नंबर के पहले वाले नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे अगर हम ध्यान समझें n - 1 × n लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 लगातार नंबर हमको लेने हैं। तो कोई भी 2 नंबर अगर लगातार हम मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। कोई भी नंबर ले लें, सपोज n की वैल्यू यहाँ पे हम 5 पुट कर दें, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 - 1 4 × 5, तो क्या आएगा, 20 आएगा। n की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट कर दें, एक बार हमने क्या किया, ऑड पुट किया, और एक बार हम क्या पुट कर रहे हैं, इवन पुट कर रहे हैं। तो इवन जब पुट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ रखेंगे 6 - 1 तो 5 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 6, तो ये हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से, यानी अगर n कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो n² - n जो होगा वो ऑलवेज इवन होगा। इसको हम एग्जाम्पल से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम इंटीजर। तो हमने बताया था को प्राइम इंटीजर क्या होते हैं कल की क्लास में। को प्राइम इंटीजर क्या होते हैं कि जिन 2 इंटीजर का एचसीएफ 1 हो जाए तो वो को प्राइम इंटीजर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर सीधे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि को प्राइम इंटीजर के लिए कंपोजिट और प्राइम से कोई मतलब नहीं है। अगर दोनों प्राइम होंगे तो भी ऐसे मतलब रिजल्ट मिल सकते हैं कि 2 प्राइम नंबर ले करके भी हम एचसीएफ 1 ला सकते हैं, 2 कंपोजिट नंबर भी ले करके हम एचसीएफ 1 ला सकते हैं, और 1 प्राइम 1 कंपोजिट ले करके भी नंबर हम एचसीएफ 1 ला सकते हैं। तो जो पेयर इस कंडीशन को फॉलो करेंगे वो सारे को प्राइम होंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक्स और वाई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो एक को हम लेट कर लेंगे 2q+1 और एक को लेट कर लेंगे 2r+1। दोनों ऑड है तो हमने जनरल फॉर्म ले लिया। अब कह रहा है कि देन x² + y² क्या होगा, तो x² + y² में हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ हो जाएगा 2q+1 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2r+1 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग एग्जाम्पल ले करके भी कर सकते हैं कि x और y दोनों ऑड हैं, तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, तो भी आपको रिजल्ट वही सेम मिलेगा। लेकिन इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2q का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर हम a + b का होल स्क्वायर पूछें तो क्या होगा, a² + b² प्लस का क्या हो जाएगा 2ab। तो यहाँ पे लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, x² + y² की वैल्यू क्या आ जाएगी 4q² प्लस का क्या हो जाएगा 1 और प्लस का हो जाएगा 4q। इसी तरीके से 2r का होल स्क्वायर तो 4r² प्लस का 1 और प्लस का 4r हो जाएगा। तो इसको अगर हम सिंपलीफाई करें तो क्या हो जाएगा, देखो 4q² तो सॉल्व होगा नहीं और 4q भी सॉल्व नहीं होगा, 4r² भी सॉल्व नहीं होगा, 4r भी सॉल्व नहीं होगा और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल हम पूरे से 2 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा 2q² प्लस का 2q प्लस का 2r² प्लस का 2r और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसको अगर हम m लेट कर लें तो 2m आ जाएगा, जो कि इवन नंबर का फॉर्म होता है। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इसको हमने इतना लंबा इस तरीके से किया, आप इसको आसानी से भी कर सकते थे। क्या करते कि x को 3 और y को 5 लेट कर लेते और x² + y² अगर तब निकालते तो क्या हो जाता, 3² 9, 5² 25 और 9 कितना होता है 9 5 14 34, जो कि इवन नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। लेकिन इस तरीके से करने पे आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा कि 2m जो है वो जनरल फॉर्म है इवन का। तो इस तरीके से ज़्यादा सही रहेगा। इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन ये आता है तो आपको ऐसे ही करना चाहिए। बाकी अगर MCQ में है, अगर ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको ऐसे भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे 3 और 5 मान करके भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, कह रहा था रेशियो बिटवीन 2 नंबर इज़ 2:3। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि रेशियो बिटवीन 2 नंबर, हमने लेट कर लिया x और y 2 नंबर हैं, इनका रेशियो दिया गया 2:3। तो इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट k के इक्वल लेट कर लेंगे। तो x निकालेंगे तो 2k आ जाएगा और y निकालेंगे तो 3k आ जाएगा। आगे बोल रहा है कि इनका एलसीएम दिया गया 150। अब एलसीएम क्या होता है, दोनों नंबर में जो कॉमन मिल रहा है पहले उसको लिख लीजिए, अब जो बच रहा है उसको लिख लीजिए, 2 बच रहा है और 3 बच रहा है। तो ये एलसीएम आ गया और एलसीएम दिया कितना गया है 150 के इक्वल दिया गया। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो k की वैल्यू जो आ जाएगी वो 25 आ जाएगी। तो यहाँ हम पुट करेंगे 2 × 25 तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और 3 × 25 तो हो जाएगा 75। तो इस तरीके से दोनों नंबर आ जाएंगे। हमसे यही पूछ रहा है कि नंबर्स क्या होंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में क्या कह रहा है, 14 नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको अपने मन से करना है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है और इतना एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो ये आप लोगों को अपने मन से करना है। और जो सेकंड क्वेश्चन इसके बाद दिया गया है ये एपी का क्वेश्चन है। एपी में आप लोग पढ़ेंगे, गलती से यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है लेकिन आपको बता देते हैं कैसे होगा। इसमें कह रहा है कि शो कीजिए कि जो सम ऑड इंटीजर का होता है 1 से 1000 के बीच में, सो दैट द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाई 3 इज़ 83667। अब करना क्या, आपके पास 2 कंडीशन दी गई। एक तो कंडीशन क्या है, पहली बात तो 1 से लेकर के 1000 के बीच के नंबर लेने हैं हमको, यानी 1 नहीं लेना है। जो भी नंबर यहाँ पे लेंगे वो 1 से ग्रेटर हो और 1000 से लेस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, कह रहा है कि वो ऑड होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, कोई भी नंबर हमको इवन नहीं लेना है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन कौन मिलेंगे, तो सबसे पहला जो नंबर मिलेगा वो हमको 3 ही मिलेगा।
1 के बाद में, जो 3 से डिविजिबल होगा, ऑड होगा और इन दोनों के बीच में होगा। उसके बाद में क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। उसके बाद में क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। और इस तरीके से लास्ट वाला जो नंबर होगा तो 1000 के पहले मिल जाएगा 999। तो ये हमको एक सीरीज़ मिल गई जो कि AP है, जिसका A हमारा क्या दिया गया, 3 दिया गया है, और D क्या दिया गया, 6 दिया गया, और TN क्या दिया गया हमको, 999। और TN का फार्मूला क्या होता है, A + n-1 × D, जो कि दिया गया 999। A की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे और D की वैल्यू रखेंगे 6, तो क्या हो जाएगा, n-1 × क्या होगा, 6, 999 हो जाएगा। 3 को उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे तो n-1 = क्या हो जाएगा, 996 अपॉन क्या होगा, 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 × 1 = 6, 3 होगा 6 × 36, फिर 3 होगा 6 × 6 = तो n-1 क्या आ गया, 166। तो n की वैल्यू आएगी 177। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, S177 निकाल देंगे, जो कि फार्मूला होता है n/2 2a प्लस क्या हो जाएगा, n-1 × D। तो n आया 177, तो क्या हो जाएगा 166 × D। n की वैल्यू आई है 177 अपॉन 2 a की वैल्यू क्या आ गई हमको, यहाँ पे 3 दी गई है, प्लस 166, D की वैल्यू क्या आई है 6। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 177 अपॉन 2 इंटू 2, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 × 6 = क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं, 36 हो जाएगा, और 6 × 6 = 36, और 3 39 हो जाएगा, और 6 × 1 = 6, और 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो जाएगा, 177 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा, 6 × 6 = 12 हो जाएगा, और 9 × 1 = 10 हो जाएगा, और 9 × 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 5 = क्या हो जाएगा, 10, 0 2 1 = 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है वो वही आएगा 83667। आप लोग कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ दिया गया है। तो ये एक AP का क्वेश्चन था, जो आप लोग आगे जब हम कराएंगे AP तो ये क्वेश्चन कराएंगे। ये गलती से बाई मिस्टेक यहाँ पे नोट हो गया है क्वेश्चन, तो आप देख लीजिए, हालांकि सिलेबस में आपके AP भी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों को देखना है। कह रहा है कि बताइए वैल्यू क्या होगी, -1 to the power n प्लस -1 to the power 2n प्लस -1 to the power 2n + 1 प्लस -1 to the power 4n + 2। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इवन और ऑड को जो है जनरल फॉर्म को यूज़ करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमसे कह रहा है -1 to the power n दिया गया है, प्लस -1 to the power 2n दिया गया है, प्लस -1 to the power 2n + 1 दिया गया है, प्लस -1 to the power 4n + 2 दिया गया। ठीक है, अब देखिए हमको ये पता है कि अब यहाँ पे बोल रखा है कि n कोई जो नंबर है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अगर n ऑड होगा तो 2n जो होगा वो इवन होगा, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, n का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी ऑड नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इवन हो जाएगा। अब अगर 2n इवन है तो 2n + 1 करेंगे तो फिर से ऑड हो जाएगा, किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर से ऑड हो जाएगा। अब अगर कोई भी हमारा 2n इवन है तो इसका डबल कर दें तो 4n भी हमारा इवन आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर इवन में हम क्या करें, 2 ऐड कर दें तो भी इवन होगा। तो इस तरीके से हमको ये मालूम चल गया कि इसमें n जो है वो ऑड इंटीजर है, 2n है वो इवन इंटीजर है, 2n + 1 है वो भी ऑड इंटीजर है, और 4n + 2 वो हमारा इवन इंटीजर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 की पावर ऑड प्लस -1 की पावर इवन प्लस -1 की पावर ऑड प्लस -1 की पावर इवन। अब अगर निगेटिव की पावर ऑड है तो हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा। ऐसे यहाँ पे निगेटिव की पावर इवन है तो हमेशा क्या आएगा, +1 आएगा। फिर निगेटिव की पावर ऑड है तो -1 आएगा, फिर निगेटिव की पावर इवन है तो +1 आएगा। ओवरऑल ये सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको करना है, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताइएगा आप कमेंट करके।
बाकी थोड़ा सा तेज़ करा रहे हैं इसलिए कि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, और रिवीजन का मतलब यही होता है कि आप लोग पढ़ करके इसको केवल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको क्या कर रहे हैं, रिवाइज हो जाएं अच्छे से एग्ज़ाम के लिए। बाकी तो आपने ये सारे क्वेश्चन किए होंगे। अगर कोई नया क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आया तो हम दोबारा भी करा देंगे, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हमसे बोल रहा है कि सो दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर n+2 n+4 इज़ डिविजिबल बाई 3। ये क्वेश्चन जो है वो CBSE बोर्ड के लिए क्लास 10th के लिए रिड्यूस है, लेकिन जो KVS का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये सिलेबस में है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। हमको क्या दिया गया है कि हमको ये प्रूव करना है कि नंबर जो है, कोई भी नंबर अगर हम n+2 और n+4 के फॉर्म में लिखते हैं तो इन तीनों में से कोई एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा n की किसी वैल्यू के लिए। ये जो है क्वेश्चन यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से होगा। क्यों, आपको यहाँ पे डिविजिबल कह रहा है, डिविजिबल बाई 3, यानी कि हमको b की वैल्यू दे रहा है 3। अगर कहीं पे आपको डिवीज़र दे देगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें लेमा का यूज़ करेंगे हम। तो b की वैल्यू 3 दे रहा तो r की वैल्यू क्या होगी, 0, 1 और 2। तो यहाँ से a निकालेंगे तो a क्या होता है, BQ + r होता है। तो एक बार हम b को 3 रखेंगे और क्या करेंगे, r को 0 तो 3q आ जाएगा। फिर एक बार b को 3 रखेंगे, r को 1 तो 3q + 1 आ जाएगा। फिर एक बार हम b को 3 रखेंगे और r को 2 तो 3q + 2 आ जाएगा। तो a की हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यू हैं। तो एक बार हमें क्या करना है, केस फर्स्ट लेना है। केस फर्स्ट में क्या करना है हमको कि a = 3q पुट करना है। क्या पुट करना है, 3q। हमको यहाँ पुट कर देना है 3q, किसमें, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है ना। हमको क्या दिया है, n+2 n+4। तो यहाँ रखेंगे तो 3q + 2 और 3q + क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा पहला वाला जो नंबर है वो हमारा 3 से डिविजिबल हो रहा है। अगर हम a = 3q ले रहे हैं तो इन तीनों में से एक नंबर हमारा डिविजिबल हो गया। इसी तरीके से अगर हम केस सेकंड ले लें, अब हम क्या करें कि a की वैल्यू 3q + 1 पुट कर दें। इस तरीके से हम लोग करते थे क्वेश्चन पहले। हालांकि पहले CBSE बोर्ड के सिलेबस में था, तो आप लोगों को जो पुरानी NCERT उसमें ऐसे क्वेश्चन करने को मिलते थे। अब ये NCERT में भी ये टॉपिक रिड्यूस हो गया है तो उसमें क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। तो n की जगह में पुट कर देना है 3q + 1। जो a है 3q + 1 वो हमें n की जगह पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 3q + 1, 3q + 1 + 2 तो 3q + 3 हो जाएगा, और 3q + 1 + 4 तो 3q + 5 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखिए 3q + 3 में हम 3 कॉमन ले लें तो q + 1 हो जाएगा। तो इन तीनों में ये वाला हमारा क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें एक प्रूव करना है कि कोई एक डिवाइड हो जाए। तो हमारा क्या होगा, एक को डिवाइड करने के बाद हमारा काम हो जाएगा। अब केस 3 देखेंगे क्या करना है हमको। थर्ड केस में हमको a = क्या पुट कर देना है, 3q + 2। तो पहले हम n में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q + 2 हो जाएगा। n+2 में करेंगे तो 3q + 4 हो जाएगा, और n+4 में करेंगे तो 3q + 6 हो जाएगा। तो अब अगर हम इस लास्ट वाले को देखें तो यहाँ 3 कॉमन कर सकते हैं, तो q + क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो हमने क्या देखा कि अगर हमने यहाँ पे b की वैल्यू 3 ले करके r0 1 2 निकाला और इससे हमें 3a की वैल्यू मिल जाएंगी, 3q + 1 और 3q + 2, और तीनों वैल्यू को अलग अलग हमने n की जगह पुट किया, तो तीनों केस के लिए हमारा क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन करना है। KVS वाले इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लें, क्योंकि जो पेपर होगा उसमें कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने को मिल सकते हैं। तो प्रोसेस यही, ये कुछ भी आपको दे सकता है। हो सकता है कि 3 की जगह पे आपसे बोल देता है डिविजिबल बाई 6 है, डिविजिबल बाई 9 है। इन क्वेश्चन की काफ़ी वैरायटी है, लेकिन हमने इसमें क्वेश्चन एक रखा इसलिए है क्योंकि ये क्लास 10th के लिए रिड्यूस है। तो आप लोग अगर कोई ऐसा क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वो क्वेश्चन हम कराने की अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, CBSE बोर्ड क्लास 10th के लिए भी और KVS के लिए भी। इसमें कह रहा प्रूव कीजिए 2√3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। हमको ये प्रूव करना है इरेशनल नंबर है। तो जब भी हमको इरेशनल प्रूव करना होगा तो हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा कि वो रेशनल है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर हैं, एक रेशनल नंबर है 2 और एक इरेशनल नंबर है 3,
तो हमको क्या करना है कि पहले 3 को इरेशनल दिखा देना है। अगर 3 इरेशनल आ गया तो 2 रेशनल है, उनका मल्टीप्लाई भी इरेशनल हो जाएगा। तो हमको क्या लेट करना है, लेट √3 भी रेशनल। अगर इसको हम रेशनल मार लें तो रेशनल कंडीशन क्या होती है कि P/Q के फॉर्म में होगा। अब हमें क्या करना है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, √3 का स्क्वायर कर देना है और इधर P/Q का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 = P²/Q²। तो इसको अगर हम और आसानी से लिखना चाहें तो Q² क्या हो जाएगा, P²/3 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि P² को अगर 3 डिवाइड कर रहा है, अब क्योंकि P और Q हमारे प्राइम नंबर है, को प्राइम है, इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो अगर P² को 3 डिवाइड कर रहा है और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो अगर किसी भी नंबर को प्राइम नंबर डिवाइड करता है, मतलब किसी नंबर के स्क्वायर को प्राइम नंबर डिवाइड करता है, तो इसका मतलब होता है कि उस नंबर को भी प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, सपोज हमने कहा कि 9 के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है 9 को भी 3 डिवाइड करेगा, क्योंकि 9 के स्क्वायर में 3 2 बार आ रहा होगा, तो जब हम रूट लेंगे तो उसमें 3 1 बार आएगा। तो ये आपको एक थ्योरम है, ये याद रखना है। इसको हम लोग लिख देते हैं लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये आया कैसे। तो किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये है कि उस नंबर को जरूर 3 डिवाइड करेगा या प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 3 इज़ फैक्टर ऑफ P। क्या हो जाएगा, 3 इज़ फैक्टर ऑफ P हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 इज़ फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, P, फैक्टर ऑफ P। ये इक्वेशन हम क्या लेट कर लेंगे, फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, जो P हमारा है उसकी जगह पे हम पुट करेंगे जो रूट के अंदर 3 दिया गया है। जो रूट के अंदर होगा वो तो लेंगे ही लेंगे, उसका एक मल्टीपल लेंगे। तो अगर यहाँ पे √3 है तो ये 3C ले लेंगे, या हम यहाँ पे 3R ले लेंगे। हम R भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे 3R ले सकते हैं। तो ये हमको क्या करना है, पुट कर देना है किस जगह पे, जो हमारा दिया गया है Q² = P²/3। तो यहाँ रखेंगे P की वैल्यू तो 3R का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 3। तो ये हमारा आ जाएगा Q² = 9R²/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q² = 3R²। तो यहाँ से R² की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q²/3। अब सेम चीज़ हमको यहाँ भी करनी है। यहाँ पे क्या आ गया है, मान लीजिए इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, Q²/ ये हमारा आ गया है Q²/3। अब यहाँ से देखिए, अगर Q² को 3 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि Q को भी 3 डिवाइड करेगा। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इज़ फैक्टर ऑफ Q। इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब ऊपर देखिए, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड से कह सकते हैं कि 3 जो है वो HCF हो गया P और Q का, क्योंकि 3 P का भी फैक्टर है और 3 Q का भी फैक्टर है। तो 3 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया P और Q का। तो यहाँ से क्या हो गया, जो कि नॉट इक्वल टू 1, 3 जो है वो HCF हो गया P और Q का, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो अगर 1 के इक्वल नहीं है तो जो हमने लेट किया था कि √3 जो है वो A/B के फॉर्म में है, तो इसमें या P/Q के फॉर्म में है। तो ये हमारा अगर P/Q के फॉर्म में था तो P और Q का जो HCF था वो 1 था। तो अगर ये P/Q का HCF 1 नहीं 3 आ गया तो इसका मतलब P/Q जो है वो नॉट रेशनल है। √3 = P/Q नॉट रेशनल। तो अगर ये रेशनल नहीं है, P/Q रेशनल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि √3 हमारा वो भी रेशनल नहीं होगा, वो भी क्या होगा, रेशनल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज़ इरेशनल होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, √3 को इरेशनल प्रूव कर दिया। और जब √3 इरेशनल प्रूफ हो जाएगा तो हम ये लिख सकते हैं कि रेशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2√3 इज इरेशनल। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा बोर्ड में, CBSE बोर्ड में, तो √2, √3, √5 इनमें से कोई एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि आप इसको इरेशनल प्रूव कीजिए। तो इस तरीके से आपको ये प्रोसेस याद रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया, इसके बाद वाला भी क्वेश्चन है जो NCERT में तो नहीं दिया गया, लेकिन RD शर्मा में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि हमको HCF जो होता है उसको एक्सप्रेस करना होता है। जो नंबर होते हैं, मान लीजिए PQ नंबर अगर हैं, उनका HCF हमने H निकाला है, तो उसको हमें एक्सप्रेस करना होता है H = PA + QB के फॉर्म में। और वहाँ से हमको निकालना होता है A और B की वैल्यू।
इस मेथड को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव कॉम्बिनेशन मेथड। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ भी है, क्योंकि अगर इसमें एक वैल्यू दे देता है, एक ही वैल्यू, तब तो हमें करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर हमें दोनों वैल्यू फाइंड करनी है तो थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना होता है अच्छे से, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन। तो हमको दिया गया है कि दो नंबर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमको नंबर दिए गए हैं 35 और 126। तो हमारा क्या हो जाएगा, 35 छोटा है 126 से, तो हमें इसको एक्सप्रेस करना है h इज इक्वल टू, क्या करना है, h इज इक्वल टू 126a और प्लस 35b, इस फॉर्म में अरेंज करना है हमको। और a और b की वैल्यू कह रहा है निकाल करके पुट करना है, a इंटू बी अपॉन h इज इक्वल टू -2 दिखाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीज़न लगाना है। हमको क्या करना है, लॉन्ग डिवीज़न से HCF निकालना है। तो ये हो जाएगा 35 और 126 कितने बार जाएगा, तो इसको हम 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 1 10, तो ये हो जाएगा 6 में 5 जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा। 21 से अगर 35 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा 21 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 14। 14 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा 14, तो आ जाएगा 7 और 7 से अगर 14 को करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, हो जाएगा 14। तो इस तरीके से हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो 7 हमारा क्या HCF है। अब होता क्या है कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए हमने कितने बार डिवाइड किया है, यानी हमने कितने बार ये फॉलो किया है डिवीज़न को। तो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, यानी कि हमने कुल मिला करके 4 बार डिवीज़न को हमने किया है। डिवीज़न में हम करते हैं क्या लॉन्ग डिवीज़न में, कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो चेंज हो जाता है। पहले केस में जो हमारा डिवीज़र होता है वो दूसरे केस में डिविडेंड बन जाता है, और जो पहले केस का रिमाइंडर होता है वो दूसरे केस का डिवीज़र बन जाता है। तो यहाँ पे हमको लेमा यूज़ करना। लेमा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो पहले केस के लिए a क्या है 126 और हमारा b क्या है 35 और q क्या है हमारा 3 और रिमाइंडर क्या आया था 21। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। फिर दूसरे केस में आ जाओ, तो दूसरे केस में हमारा a क्या हो जाएगा 35, a हमारा क्या होगा 35 और b क्या हो जाएगा हमारा, b हो जाएगा 21 और q क्या हो जाएगा 1 और r क्या हो जाएगा 14। फिर हम थर्ड केस में आएंगे तो हमारा a क्या हो जाएगा 21, b क्या हो जाएगा 14, q क्या होगा 1 और r क्या हो जाएगा 7। फिर हम नेक्स्ट फोर्थ केस में आ जाएंगे तो हमारा a क्या होगा 14, b क्या होगा 7, q क्या होगा हमारा 2, q हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और r क्या होगा 0। जहाँ 0 मिल जाएगा वहीं पे जो हमारा b होगा वही हमारा क्या होता है HCF हो जाता है। तो ये तो हो गया HCF निकालना। किससे निकाला हमने, यूक्लिड डिवीज़न लेमा मेथड से। अब इसी को हमें करना है सॉल्व सक्सेसिव कॉम्बिनेशन मेथड से। उसमें क्या करते हैं, उसमें हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो सबसे लास्ट वाली लाइन है उसको तो हम छोड़ देते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके जो ऊपर वाली लाइन है उसको हमें लिखना होता है। और कैसे लिखना होता है, HCF को हमको निकालना है, क्योंकि हमें HCF इज इक्वल टू लिखना है, क्या लिखना है कि 126A और प्लस 35B। तो हमें HCF क्या मिल रहा है, यहाँ 7 मिल रहा है। तो अगर हम 7 की वैल्यू निकालें तो क्या लिख सकते हैं 21 माइनस 14 इंटू 1, तो 1 को छोड़ देंगे। तो ये हमारी क्या होगी, हमेशा सेकंड लास्ट जो स्टेप होता है, जो सेकंड लास्ट लेमा होता है, उसी से हम इसको प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे लास्ट वाली लाइन जिसमें रिमाइंडर 0 आया उसका कोई मतलब नहीं है। अब हमने क्या किया, 7 इज इक्वल 21 माइनस 14 लिख लिया। अब देखिए 21 और 14 की वैल्यू हमको ऊपर वाले लेमा से मिलेगी। यहाँ से 14 मिल जाएगा, यहाँ से 21 मिल जाएगा। तो 14 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पहले 21 रखते हैं। 21 क्या मिलेगा 126 माइनस 35 इंटू 3 मिलेगा। ये हमने इसको क्या कर लिया, ब्रैकेट में बंद कर लिया। माइनस 14 की वैल्यू क्या मिलेगी 35 माइनस 21 इंटू 1 को छोड़ देते हैं भाई, 21 इंटू 1 है तो 1 छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस को हम सॉल्व करेंगे तो 126 माइनस 35 इंटू 3 माइनस 35 और ये प्लस का क्या आ गया 21। अब यहाँ से देखिए 35 इंटू 3 35, तो इसको अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 35 कॉमन ले लें तो 3 और प्लस 1, क्योंकि माइनस 35 कॉमन लिया तो यहाँ 3 है और यहाँ इंटू में क्या है, इसके साथ 35 के साथ में क्या है इंटू 1 है, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा और ये प्लस का क्या आ गया 21।
अब देखिए इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर हमारा 7 ही चलेगा, इधर हमारा SCF ही चल रहा है। 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए 126 की तो कोई वैल्यू यहाँ पे दी नहीं गई है क्योंकि इधर हमारा 126 नहीं है, तो हमें 126 को नहीं चेंज करना है। 35 भी हमारा इधर नहीं है तो उसको भी नहीं चेंज करना है। लेकिन अभी हमारा 35 को भी नहीं चेंज करना है, लेकिन 21 हमें चेंज करना है क्योंकि 21 यहाँ दिया गया है। 21 को क्या ले सकते हैं, 126 माइनस क्या ले सकते हैं, 35 इंटू 3 लिख सकते हैं। 21 को लिख सकते हैं 126 माइनस 35 इंटू 3, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको फिर से हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो 126 35 इंटू 4 और 35 इंटू 3, तो 35 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये ध्यान रखना जो भी नंबर ये आएगा उसका साइन भी सेम आएगा। 35 के साथ माइनस है तो यहाँ भी 35 के साथ माइनस ही आएगा। अगर साइन चेंज हो जाएंगे तो आप समझिए कि हमने गलती कर दी है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 126 इसको सॉल्व करेंगे तो 126 इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ पे 35 इंटू क्या हो जाएगा 7। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको 35 के आगे साइन कैसा दिया गया, पॉजिटिव दिया गया, तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉजिटिव कर देंगे और 35 इंटू जो 7 है उसको निगेटिव कर देंगे। तो ये हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये हमारा H था, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते थे। ये हमारा क्या था, ये हमारा H था और ये 126A था और प्लस ये हमारा 35B था। तो यहाँ से हमको A की वैल्यू क्या मिल गई, कंपेयर करने पे A की वैल्यू 2 मिल गई और B की वैल्यू मिल गई -7। और हमसे क्या कह रहा है, प्रूव कीजिए। क्या प्रूव करना है हमसे कह रहा है A इंटू बी अपॉन H इज इक्वल टू, प्रूव करना है -2। A इंटू बी अपॉन H इज इक्वल टू हमको -2 प्रूव करना है। तो A की वैल्यू क्या आई है, A की वैल्यू रखो 2 इंटू बी क्या आया -7 अपॉन H क्या है 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -2 हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो एक बार आप वीडियो को फिर से पीछे जा कर के फिर से इसको देखिए और कोशिश कीजिए कि आपको ये क्लियर हो जाए। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन CBSE बोर्ड में तो खैर इतना नहीं पूछेगा, उसमें क्या करता है A आपको दे देता है, B पूछता है। तो अगर A आपको दे दिया है और B निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो फाइनल इक्वेशन हमारी आई SCF इज इक्वल टू, और वहाँ से बड़ी आसानी से एक कांस्टेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक निकालना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हमें दोनों की वैल्यू निकालनी होती A और B की तो हमें ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव कॉम्बिनेशन मेथड, जो कि RD शर्मा में खूब सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जो क्लास 10th की RD शर्मा है, जो बच्चे लगा रहे हैं उन लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। हालांकि अब तो रिड्यूस है, तो अब तो सिलेबस में बच्चों को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। इसके बाद में कह रहा है, क्वेश्चन नहीं है वो, एक कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो कार्ल फ्रेडरिक जो गॉस हैं उनके द्वारा दी गई है। तो ये आपको याद रखना है, एक नंबर में MCQ में पूछ सकता है कि किसके द्वारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दी गई है। तो ये आपको नाम याद रखना है, ये नाम आपको याद रखना है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इसके बाद जो क्वेश्चन थर्ड है, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में है, बोर्ड में पूछा गया और KVS का भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस का 13 इंटू 17 ये दिया गया है। इज कंपोजिट नंबर आल्सो फाइंड स्मॉलेस्ट डिवीज़र। ये हमसे कह रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है और इसका डिवीज़र बताइए। तो देखिए ये हमारा एक नंबर है, अगर इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 जा 77 हो जाएगा, इंटू 5 होगा। यहाँ पर करेंगे 13 7 जा 91 हो जाएगा, 9 होगा, 13 1 जा 13 और 9 22 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 5 से 35 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई, और 5 में 35 37 हो जाएगा, प्लस का 2 2 1 हो जाएगा। तो 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो गया। तो ये एक इवन नंबर आ रहा है।
जो इवन नंबर है इसका स्मॉलेस्ट डिवीज़र हमेशा जो होता है वो 2 होता है। किसी भी इवन नंबर का स्मॉलेस्ट डिवीज़र हमेशा 2 होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। इसी में एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, हम बता देते हैं, एनसीईआरटी में दिया भी गया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि लिखा होगा 3 + 1 × 2 × 3 × 4, कहेगा बताइए ये प्रूव कीजिए कंपोजिट है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 × 2 × 4 बचेगा। तो 3 1 प्लस ये 4 2 8 हो जाएगा, तो 3 × 9 आ गया और इंटू 1 कर सकते हैं। किसी भी नंबर के अगर 3 फैक्टर हो जाते हैं, मोर देन 2 होते हैं, तो उसे हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा कंपोजिट प्रूफ हो जाएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है, अगर कोई कॉमन मिल रहा है तो आप लोग कॉमन लेकर कर देंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को पूरा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमसे क्या कह रहा है कि प्रूव दैट इफ ए बी सी एंड डी आर पॉजिटिव रेशनल नंबर सच दैट ए प्लस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को कैसे करना देखिए। सच दैट कह रहा है ए रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी, हमको ये दिया गया है। तो कह रहा है कि बताइए कि इसमें आगे कह रहा है कि देन आइदर ए इज इक्वल टू सी, हमको प्रूव क्या करना है कि ए इज इक्वल टू सी होगा एंड बी इज इक्वल टू डी होगा। एक तो ये कंडीशन प्रूव करनी है, और आगे दिया गया है आर स्क्वायर ऑफ रेशनल, और इसमें और दिया गया, या तो ये कंडीशन होगी, और आगे क्या लिखा है, बी एंड डी आर स्क्वायर्स ऑफ रेशनल, ये हमको प्रूव करना है। इन दोनों में से एक कंडीशन होगी। तो अब देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से समझना है। हमसे कह रहा है ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कभी भी कोई रेशनल नंबर कभी ई रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कभी भी कोई रेशनल नंबर किसी ई रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, कोई भी ई रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो अगर यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ए बी सी डी के सामने जो कंडीशन होंगी वो 2 कंडीशन होंगी। देखिए ए और सी तो हमारे रेशनल हैं क्योंकि रूट में तो दिए नहीं गए हैं। ए की वैल्यू कोई भी लेंगे तो वो वैल्यू रेशनल आएगी। हमें बात करनी है बी और डी की। तो बी और डी की अगर हम बात करें यहाँ से तो हमारे पास 2 केस बनेंगे। लिख सकते हैं इफ़ बी कॉमा डी आर रेशनल, एक कंडीशन तो ये है केस फर्स्ट की हम बात करें कि बी और डी को हम क्या मान लें, रेशनल मान लें। तो अगर बी और डी रेशनल होंगे, अगर हमारे बी और डी रेशनल हो जाएंगे तो रेशनल के जो कह सकते हैं रेशनल, अगर हमारे बी और डी रेशनल होंगे और रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब जो रेशनल नंबर होंगे वो स्क्वायर के फॉर्म में होंगे। अगर हम बी और डी को रेशनल लेट कर रहे हैं तो बी और डी को स्क्वायर के फॉर्म में होना होगा, यानी बी की वैल्यू हो सकता है 3 का स्क्वायर हो या डी की वैल्यू 4 का स्क्वायर हो, तभी तो रूट कैंसिल होगा। अगर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होंगे तो फिर वो इरेशनल हो जाएंगे। तो अगर बी और डी रेशनल होंगे तो वो स्क्वायर के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर हम केस सेकंड लें, वहाँ हम क्या कहते हैं कि इफ़ बी कॉमा डी आर इरेशनल, अगर हम इनको इरेशनल लेट कर लें कि बी और डी हमारे क्या हैं, इरेशनल हैं, तो अगर ये इरेशनल हो जाएंगे तो इसका मतलब अगर ये इरेशनल है, सपोज ए प्लस ये हमारा कोई इरेशनल है और सी प्लस ये हमारा कोई इरेशनल है, तो ये वैल्यू तभी इक्वल होगी जब ए बराबर हो किसके, सी के। क्योंकि अगर इरेशनल नंबर है ये तो ए और सी बराबर होने चाहिए और ये इरेशनल भी आपस में बराबर होने चाहिए, ध्यान रखना। क्योंकि अगर ये इरेशनल बराबर नहीं है तो ए और सी बराबर नहीं होंगे, और जब ये बराबर नहीं होंगे तो इन दोनों का सम भी बराबर कभी नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा ध्यान दे के समझना है कि अगर ये इरेशनल हैं तो इरेशनल को भी आपस में इक्वल होना पड़ेगा और ये ए और सी भी आपस में इक्वल होंगे। अगर इरेशनल इक्वल नहीं होंगे तो हमारा ए और सी इक्वल नहीं होगा। अगर ये ए और सी इक्वल नहीं होंगे तो ए प्लस इरेशनल सी प्लस इरेशनल के कभी इक्वल नहीं होगा।
सपोज मान लीजिए हम इसको √2 लेट कर लें, इसको √3 लेट कर लें, तो अब ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा ए और सी भी इक्वल नहीं होगा। तो मान लीजिए ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इनका सम जो होगा वो भी इक्वल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो क्या दिया, इक्वल दिया गया। तो इसको इक्वल होने के लिए क्या होगा कि ए भी सी के बराबर होगा और बी भी डी के बराबर होगा। तो हमको यही प्रूव करना है, यानी कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो केवल हमें उसी को समझना है, कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है केवीएस में भी और बोर्ड में भी। जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। तो आप लोग ये क्वेश्चन सारे करने के बाद ये चीज़ समझ पाओगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो या केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वेश्चन आप देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये हमने क्वेश्चन करा दिया अभी, क्वेश्चन नंबर 6 पीछे हो चुका है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा पीछे। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे कह रहा है कि जो एलसीएम दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हमसे कह रहा है कि जो एलसीएम दिया गया है, एलसीएम इज इक्वल टू 14 एचसीएफ, और हमसे कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो सम दिया गया है वो दिया गया है 600। तो यहाँ से हम एलसीएम की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो 14 क्या दिया गया है, 14 एचसीएफ दिया गया, 14 एचसीएफ प्लस एचसीएफ और इज इक्वल टू क्या होगा 600। तो 15 एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600। तो एचसीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो एचसीएफ अगर हमारा 40 आ गया तो हमसे क्या मिल जाएगा, हमको एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम क्या मिल जाएगा 14 इंटू क्या हो जाएगा 40, तो 560 आ जाएगा। अब हमसे फार्मूला हमने पढ़ा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है वो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो एलसीएम क्या आया 560, एचसीएफ क्या आया 40, और फर्स्ट नंबर कह रहा है 280, हमको सेकंड नंबर निकालना है। तो यहाँ से 40 से ये 7 टाइम कैंसिल और 7 से ये 80 टाइम कैंसिल, तो बड़ी आसानी से सेकंड नंबर हमारा 80 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जो क्वेश्चन आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट। हालांकि मेरे तरफ से तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज़ 1365। कोई 2 नंबर हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कोई 2 नंबर हमने मान लिए कि x और y है, इनका डिफरेंस दिया गया है 1365। अब क्योंकि डिफरेंस है तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो y से बड़ा है, x जो है वो y से बड़ा है, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर, यानी हमको x को डिवाइड करना है y से। तो कह रहा है जो ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर वी गेट 6 एज कोसेंट और 15 एज रिमाइंडर। तो हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 6 एज कोसेंट तो 6y, या हम लिख सकते हैं हाँ y इंटू 6 लिख सकते हैं, और प्लस रिमाइंडर क्या आया 15 आया है। तो ये वैल्यू आ गई x की। तो जो ये जो वैल्यू आई इसको हमें पुट कर देना है ऊपर वाली इक्वेशन में, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको लेट किया था यहाँ रखेंगे। तो x की वैल्यू क्या है 6y प्लस 15 और माइनस y इज इक्वल टू 1365। इसको सॉल्व करेंगे तो 5y इज इक्वल टू 1350 हो जाएगा। यहाँ से y निकालेंगे तो 5 2 जा 10, 3 हो जाएगा, 5 7 35 और क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 7 35, ये 270 आ जाएगा y की वैल्यू। तो अगर y आ गया तो यहाँ से हम x भी निकाल लेंगे। हमसे पूछा क्या है, कह रहा है स्मॉलर नंबर क्या है, तो स्मॉलर y था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, हमें आगे नहीं करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो और प्रीवियस ईयर में पूछा ना गया हो। वो बात अलग कि आपको कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे तो आपको इजी लग रहे होंगे, जिन बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं उनके लिए तो इजी होंगे ही। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है कि a और b को अगर हम डिवाइड करें 7 से और 6 से, यानी हमने a को डिवाइड किया 7 से, a को डिवाइड किया हमने 7 से और b को डिवाइड किया हमने 6 से। तो कह रहा रिमाइंडर जो है p और q आ रहा है।
तो अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 7q प्लस पी, और यहाँ लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 6q प्लस q लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 6q प्लस r लिख सकते हैं। ये रिमाइंडर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी रिमाइंडर की। अगर हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 7 से छोटा होगा और 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा। ऐसे हम यहाँ पे अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर को p माना, तो यहाँ p रखते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं, या r1 लेट कर लेते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर को हम क्या लेट कर लेते हैं, r1। तो ये हो जाएगा 7q प्लस r1 और यहाँ r2 हो जाएगा। तो r1 की जो वैल्यू आएगी वो 0 से 7 के बीच में होगी। 7 नहीं हो सकती है, क्या हो सकती है, मैक्सिमम 6 हो सकती है। मैक्सिमम क्या हो सकती है, 6 हो सकती है। यहाँ से देखें तो यहाँ जो r2 होगा वो हमारा 6 से लेस देन होगा और 0 से ग्रेटर और इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे r2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 हो सकती है मैक्सिमम। तो हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r1 r2, हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r1 प्लस r2। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5, जो हमारा आंसर होगा 11। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ HCF ऑफ 1008 20 इज इक्वल टू HCF ऑफ 20 A। देखिए HCF का मतलब क्या होता है, हमसे कह रहा है कि 1008 20 का HCF निकालना है। तो इसको हमें क्या करना होगा कि हमें लेमा लगाना होगा। तो लेमा कैसे लगाएंगे, इसको पहले हमें लॉन्ग डिवीज़न करना होगा। तो लॉन्ग डिवीज़न में क्या करेंगे, हम इसको 20 को करेंगे 50 टाइम, तो आएगा 1000। तो यहाँ आएगा 8, और 8 से करेंगे 20 तो 2 टाइम जाएगा 16, तो यहाँ आएगा 4। 4 से करेंगे 8 को तो 2 टाइम 8 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो अगर लेमा लगाएं तो क्या लिख सकते हैं, 1008 इज इक्वल टू 20 इंटू 50 और प्लस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं, या इसको इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 20 इज इक्वल टू लिखेंगे तो 8 इंटू क्या होगा 2 प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 8 इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस का। तो ये हमारा HCF आ गया, जिसका कोई यूज़ नहीं है। अब हमें करना क्या है, फिर कह रहा है HCF ऑफ 20 A जो दिया गया वो बराबर है HCF ऑफ A B। अब 20 A का अगर हम HCF निकालें तो 20 कैसे लिखेंगे, AQ प्लस क्या हो जाएगा R हो सकता है, AQ प्लस R। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें और यहाँ पे A क्या दिया गया है 20 A B क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ से हम कंपेयर करें तो A की वैल्यू, अगर ये लाइन देखें ध्यान से, 20 इज इक्वल टू क्या लिखा है 8 इंटू 2 प्लस 4 दिया गया, और यहाँ पे 20 इज इक्वल टू लिखा AQ प्लस यहाँ B लेट कर लें। तो यहाँ से देखिए A की कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू 8 आएगी और B की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। और हमसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द, आगे कह रहा है कि 1008 इज इक्वल टू 20Q प्लस A, ठीक। तो 1008 इज इक्वल टू 20Q प्लस A, तो A की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें 1008 इज इक्वल टू 20Q प्लस A से, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या लिखा है 1008 इज इक्वल टू 20 इंटू 50 और प्लस में क्या दिया 8। तो A की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई 8 मिल गई। फिर कह रहा है 20 इज इक्वल टू AM प्लस B दिया गया, और यहाँ से क्या आया 20 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस का 4 दिया, तो B की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, A 8 मिल जाएगा, B 4 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। लेमा का यहाँ पे यूज़ था, तो लेमा CBSE बोर्ड में लेमा है नहीं, तो वहाँ पे कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। KVS वाले इसको देख सकते हैं कैसे होगा, और उनके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। पूरा क्लास 10th का सिलेबस जो है वो KVS टायर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सारे क्वेश्चन हम एक साथ करा रहे हैं कि CBSE बोर्ड क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं ये, और KVS टायर 2 के लिए भी। इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन मतलब में भी नहीं होना चाहिए। अब होने को तो क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो सारे इस वीडियो में कराने की हमने कोशिश की है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि x, y ये कोई 2 डिजिट हैं, जो नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है 653XY। तो ये जो x और y 2 डिजिट हैं,
ये ऐसी डिजिट है इस नंबर की सच दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 80, कि 80 से डिविजिबल हो रहा है। अब 80 से जो डिविजिबल होगा इसका मतलब क्या है कि लास्ट में जीरो होना चाहिए। तो अगर हम y को ज़ीरो ले लें, अगर 80 से डिविजिबल करना है तो लास्ट में जीरो होना चाहिए, तो y ज़ीरो हो जाएगा। तो x क्या लेंगे, अब 6, 5, 3 और यहाँ पे हम मान लीजिए x लिखना है, ये तो ज़ीरो आ गया। तो कुल मिला करके 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 से कब होगा भाई, 80 से डिविजिबल है तो 8 से भी होगा और 10 से भी होगा। 10 के लिए हमारा क्या हो गया, यूनिट प्लेस जीरो हो गया। अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि 3 डिजिट को डिविजिबल होना चाहिए किससे, 8 से। तो अगर हम यहाँ पे हम x की जगह पे क्या पुट कर दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जो 6 होगा 360 करेंगे तो देखेंगे हम 8 से डिवाइड होगा। 8 4 जा 32 और यहाँ हो जाएगा 4, तो 8 5 जा 40। तो यहाँ पे जो हमारे x और y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 6, y की वैल्यू होगी 0 और x y का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा। एक क्वेश्चन केवीएस के जो टायर 1 में पूछा गया था उसमें इसी तरीके क्वेश्चन था, उसमें 2 डिजिट दी गई थी और उसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी। तो उसमें कई सारे पेयर बन रहे थे एक्स और वाई के, तो हमें कई सारे पेयर में वो पेयर देना था जो मैक्सिमम आए। जैसे उसका आंसर 11 जो है आएगा, तो 11 के लिए 4 और 7 और 4 लेंगे, 7 और 4। तो 7 और 4 का सम क्या है, 11। 8 भी आ रहा था कि 8 और 0 लेने पे भी डिविजिबिलिटी हो रही थी, 2 डिजिट थी। तो ये आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया तो आप लोगों को ध्यान होगा, इसमें जो सही आंसर है वो 7 और 4 लेकर के ही आएगा, क्योंकि उसने मैक्सिमम बोल रखा है। क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा दिया जाता है कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ a इज़ पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, प्रूव दैट a टू द पावर n इज़ अ रेशनल नंबर। अब देखिए a हमारा कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है। a क्या है हमारा, a हमारा एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब अगर एक पॉजिटिव रेशनल है तो इसका मतलब a हो जाएगा p/q के फॉर्म में। ठीक है ना, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। n क्या है, a पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू जो हो जाएगी 1 से ग्रेटर देन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो 2 हो सकती है। n की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। फिर कह रहा प्रूव कीजिए कि a टू द पावर n इज अ रेशनल नंबर। अब यहाँ मान लीजिए p/q को हम कुछ भी लेट कर लें 1/2 और इसकी पावर 2 ले लें, तो जब करेंगे तो 1/4, तो ये भी रेशनल ही तो आएगा। रेशनल की पावर आप कितनी भी ले लीजिए, क्योंकि रेशनल जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है। तो जब रेशनल नंबर में कोई कॉमन नहीं है, रेशनल नंबर जो होते हैं p/q के फॉर्म में जो होते हैं, pq को प्राइम होते हैं, तो pq को प्राइम है तो p²/q² भी तो को प्राइम होंगे। यहाँ से आप कह सकते हैं कि p/q में अगर pq को प्राइम है जिनका HCF 1 है, तो अगर हम p²/q² कर देंगे तो यहाँ पे p²q² भी क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है ना, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। अब देखिए वही चीज़ है, कंपोजिट और प्राइम नंबर जो है हमने इसके पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था। तो इसमें कह रहा है कि एलसीएम निकालना है, किसका, एलसीएम निकालना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर जो कि 10 होता है, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। इसका एलसीएम निकालना है, तो पहले फैक्टर करेंगे, सॉरी एलसीएम निकालना तो मल्टीपल निकालेंगे। 10 के मल्टीपल क्या होंगे, 10, 20, 30 और 4 के क्या होंगे, 4, 8, 12, 16 और 20। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 20। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं, और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। हमको ये आसान लगता है तो हम ऐसे कर देते हैं। इसके बाद में कह रहा है इफ़ P1 एंड P2 आर 2 ऑड प्राइम नंबर। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, हमको ऑड प्राइम नंबर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। हमसे कह रहा है P1 और P2 ऑड प्राइम नंबर हैं। अब कह रहा है कि P1 जो है वो ग्रेटर है P2 से, तो ऑड प्राइम नंबर है तो इसको हम क्या ले लें, 5 ले लें और इसको 3 ले लें, दोनों ऑड प्राइम नंबर हैं। तो कह रहा बताइए P1² माइनस P2² क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 तो क्या आ गया, 16। तो 16 जो है ये क्या है, इवन नंबर है, एक इवन नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आंसर दिया नहीं गया है पर आपको ऑप्शन में आंसर देगा, तो ऑप्शन को देख करके जो 16 से मैच कर रहा होगा वही हम आंसर लगा देंगे। हो सकता है कि 16 ही दिया गया हो, 16 क्यों देगा, क्योंकि नंबर तुमने लेट किया है, इवन ऑड करके देगा आपको, तो उसी में कोई टिक करना है।
इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में इसको कन्वर्ट करना है रेशनल में, फिर पी और क्यू का सम बताना है। क्या हमको नंबर दिया गया है, इसको लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.254 बार। 54 जो है वो रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग डेसिमल है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, 2 जो हमारा दिया गया है इसको बाहर करना है। जो हमारा 2 दिया गया है इसको हमें क्या करना है, बाहर करना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों तरफ हम 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.54545454 इस तरीके से हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। अब हमने आपको बताया था कि जितने पे हमें बार लगा होगा उस पूरे को एक पेयर को बाहर निकालना है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1000 x इज इक्वल टू, यहाँ होगा 254.545454 इस तरीके से इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो 1000 से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 990x, और इधर करेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा 252.00। तो x की वैल्यू क्या आएगी 252/990। अब इसको क्या करना है, हमें इसका SCF निकालना है। तो SCF निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें लगाना होगा लॉन्ग डिवीज़न। तो 9 क्या होगा 0 जाएगा कितने बार 3 टाइम्स, 3 2 जा क्या होगा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 10 में 6 जाएगा 4, 8 में 5 गया 3 और 9 में 7 गया 2। अब 234 से 252 करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 234 आ गया। अब यहाँ 12 में 4 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 4 में 3 गया 1। 18 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 से हमको करना है 234 को, तो 18 बन जाए क्या होगा 18। यहाँ 13 में 5 13 में 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ 4 ले लेंगे तो 18 3 जाए क्या होगा 54 हो जाएगा। तो हमारा 18 क्या आ गया, SCF आ गया। SCF क्या आ गया 18 आ गया। तो हमें क्या करना है, दोनों को हमें 18 से डिवाइड कर देना है, तभी तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ करेंगे तो 18 बन जाए क्या हो जाएगा 18 होगा, 7 बचेगा, 18 4 जा 72। यहाँ करेंगे 18 5 जा 90, 18 5 जा, तो ये हमारा P हो गया और ये हमारा Q हो गया। हमसे पूछा P और Q का सम, तो इनको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे 14 और 55, तो 549 516। तो इसका आंसर जो होगा वो 69 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड पानी पी ले। +50 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, पर कोई बात नहीं है, आज इसको हम कंप्लीट करा देंगे। पूरी क्लास को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा था नंबर 3^13 - 3^10 ये डिविजिबल बाई किससे होगा। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 3^13 - 3^10 ये किससे डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 3^10 को कॉमन ले लीजिए, तो 3^3 - 1, तो 3^10 इंटू ये क्या हो जाएगा 27 माइनस का 1, तो 3^10 इंटू क्या आएगा 26। तो हमें ऑप्शन देखना है क्या हो जाएगा। देखिए पहला 2 और 3 दिया गया, तो 2 और 3 तो दोनों होंगे, ठीक है। 3 और 10 तो यहाँ पे 10 तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 2 3 10 तो 2 होगा, 3 होगा, 10 नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। सही ऑप्शन लास्ट वाला है, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 13 से भी होगा, क्योंकि इसको तोड़ेंगे 2 इंटू 13 इंटू 3^10। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। आसान क्वेश्चन था। पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 दिया गया है, 13 भी मिल रहा है, तो हम जो मोर सुटेबल आंसर है वो लगाएंगे, ठीक है ना। अगर वो ना होता तो फिर हम लगाते उसको। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कह रहा है कि LCM जो दिया गया है x और 18 का वो 36 दिया गया है, और जो SCF दिया गया है x और 18 का वो 2 दिया गया है। तो कह रहा है x क्या होगा। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर निकालेंगे
वो हमको SCF दिया गया 2 दिया गया। तो यहाँ पे हमें फार्मूला पता है क्या होता है, x इंटू 18 इज इक्वल टू क्या होगा, SCF इंटू LCM 2 इंटू क्या होगा 36। 18 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो बहुत आसान था ये जो फार्मूला हम पढ़ते हैं ना, SCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, उसी फार्मूले का हमको यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या बोल रहा है, हमसे कह रहा है कि 2 टू द पावर दिया गया 2 टू द पावर 256, वो डिवाइडेड बाई 17 अगर हम करें, 17 से डिवाइड करें तो कह रहा है रिमाइंडर क्या होगा। तो हमको इसको लिख लेना 2 द पावर 256 इज इक्वल टू 17 k+1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों k+1 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8 इंटू n के फॉर्म में, 2 इंटू यहाँ पे जो दिया गया है हिंट, इसको आप देख लीजिए। हमसे कह रहा है 17 से डिवाइड करना है तो 17 क्यों हो जाएगा, अब +1 क्यों आएगा, यहाँ पे 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएंगे वो हमारे 0 1 2 इस तरीके से आएंगे, 1 2 3 4 5 6 करके। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें, इस क्वेश्चन को देखते हैं कुछ गलत तो नहीं है। रिमाइंडर क्या हो सकता है इसमें, तो 2 टू द पावर 256 लिखा हुआ है, तो इसको हम, ये इस तरीके से नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन का अलग तरीका है, इसको हम बाद में देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं हम, देखते हैं बाद में क्या होगा इसमें जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग अभी मत कीजिए, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया 8 नंबर, उसमें क्या दिया गया, हमको दिया गया k, 2k, 3k, 4k और 5k। इसमें कह रहा है कि बताइए SCF क्या है। तो SCF वही वो जो कॉमन फैक्टर होगा, यहाँ पे सभी में k दिया गया तो SCF क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। इसी में अगर आपसे LCM पूछता तो क्या होता, पहले तो SCF लिखते k, अब जो बच रहा है यहाँ पे 1 बच रहा है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा। अब 4 और इसमें 2 में तो क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा 2। ठीक है ना, और एक 2 तो इसमें एक बार ही 2 आएगा और ये n2 क्या होगा 5, तो ये हमारा LCM आ जाएगा। ठीक है, अगर LCM भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, गलती ये मत कीजिएगा कि 2 भी लिख लीजिएगा 4 नहीं होगा, केवल 4 ही आएगा, क्योंकि 4 और 2 में 4 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा फॉर एवरी नेचुरल नंबर n 6 टू द पावर n ऑलवेज एंड विद द डिजिट। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो एक बार इसमें पूछ देता है कि यूनिट डिजिट पे 0 कब होगा, और ये ध्यान रखना है कि 0 लाने के लिए हमें 2 और 5 का होना ज़रूरी है। अगर मेरे पास 2 और 5 जितने बार होंगे, जितने पेयर होंगे, अगर 2 हमारा 2 बार दिया गया है और 5 एक बार दिया गया है तो हमें एक ही 0 मिलेगा। यानी 5 जितने बार है उतने बार 2 होना चाहिए, जितने बार 2 है उतने बार 5 होना चाहिए। और अगर इनमें से एक ज़्यादा बार दिया गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितने बार 5 होगा उतने बार अगर 2 है तो हमारा 0 बनेगा। यानी कि हमको 2 और 5 के कंप्लीट पेयर देखने हैं। अब इसमें कह रहा है 6 टू द पावर n दिया गया है, कह रहा बताइए जो यूनिट डिजिट होगी वो किस पे एंड होगी। 6 की पावर n दिया गया है तो हम 6 की पावर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, लास्ट में हमको 6 ही मिलेगा। ठीक है ना, आप करके देख सकते हो, 6 की पावर 1 रखो 6, 2 रखो तो 36, 3 रखो तो क्या होगा 216। तो इस तरीके से हमको यूनिट प्लेस पे 6 ही मिलेगा। ठीक है ना, तो ये इसमें ये भी पूछ देता है कि बताइए 6 टू द पावर n में n की किसी वैल्यू के लिए कभी यूनिट पे 0 आएगा, तो आप कहेंगे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है n की जिसको रखने पे 6 टू द पावर n की वैल्यू क्या हो जाए, यूनिट प्लेस पे 0 दे दे। तो ये आपको ध्यान रखना है। 0 तभी होगा जब हमें फैक्टर, प्राइम फैक्टर में 2 और 5 मिलेगा। ठीक है, नहीं तो 0 नहीं मिलेगा हमको। फिर कह रहा है इफ लीस्ट नंबर ऑफ n, द लीस्ट नंबर ऑफ n सो दैट 5 टू द पावर n इज डिविजिबल बाई 3। 5 टू द पावर n को डिविजिबल करना है 3 से, तो n की क्या वैल्यू हो सकती है, कभी नहीं होगा, क्योंकि 5 के फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 5 होगा। और जिन दोनों फैक्टर में ये जो दोनों फैक्टर हमको मिल रहे हैं 1 और 5, इन दोनों फैक्टर में 3 का डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इसकी पावर n का मतलब क्या कि वो बार बार रिपीट करेगा। मान लीजिए एक बार 1 इंटू 5 जब नहीं हो रहा है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे तो भी हमारा क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, डिवाइड हमारा नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है।
तो ये हमारा आंसर इसका नो हो जाएगा। सिंपल ये MCQ क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई। अब देखिए इसको लेमा से भी कर सकते हैं कि कोई भी 3 पॉजिटिव जो कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे वो किससे डिविजिबल होंगे, या आप कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 2, 3, 4 ले लीजिए, इनका मल्टीप्लाई कीजिए तो ये देखेंगे आप हमेशा ये डिविजिबल होंगे 6 से। जैसे इसका करें मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 24 आएगा, 6 से डिवाइड होगा। कोई भी आप 3 मल्टीपल ले लीजिए जो लगातार हों, कोई भी 3 नंबर ले लीजिए जो लगातार हों, जैसे 4, 5, 6 ले लीजिए, कीजिए मल्टीप्लाई तो ये तो दिख ही रहा है कि 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जो 3 लगातार नंबर होते हैं पॉजिटिव वो हमेशा 6 से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई। n अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए n की वैल्यू हमने कोई 4 ले लिया। अच्छा कोई पॉजिटिव नंबर क्या होगा, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। आप ऐसे कर लीजिए कि हम एक बार क्या ले लेते हैं, यहाँ लेट कर लेते हैं, एक बार हम n को ऑड ले लेते हैं तो ऑड क्या हो जाएगा 2q + 1 का फॉर्म हो जाएगा, और एक बार हम n को इवन ले लेते हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2q हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं तो क्या है n स्क्वायर माइनस 1 दिया गया, तो रखो एक बार इसको रखो, तो 2q + 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो 4q स्क्वायर + 1 और प्लस का क्या हो जाएगा 4q - 1, तो 4q यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4q + 1, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा नंबर क्या हो जाएगा, कह रहा है किससे डिविजिबल होगा, n स्क्वायर माइनस 1। अच्छा हाँ वो ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, किससे डिविजिबल होगा। तो देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2q का स्क्वायर माइनस 1 तो 4q स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा हमसे दिया गया है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n स्क्वायर, अच्छा माइनस n भी दिया गया, एक सेकंड थोड़ी सी गलती हो गई, हमने n स्क्वायर माइनस 1 ले लिया है, यहाँ पे हमको क्या लेना है n लेना है, तो ये n हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ n स्क्वायर माइनस n होगा तो यहाँ हो जाएगा 2q + 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2q हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4q स्क्वायर में 4q स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और 4q में 2q जाएगा तो प्लस का 2q बचेगा, तो यहाँ 2q कॉमन आएगा तो 2q प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस n है तो यहाँ पे 2q हो जाएगा, तो यहाँ भी 2q हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हम 2q कॉमन लेंगे तो 2q - 1 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो यानी कि n की वैल्यू कोई भी हो पॉजिटिव इंटीजर, इवन हो या ऑड हो, उसको रखने पे n स्क्वायर माइनस जो n होगा वो 2 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के जैसा वो भी है, इसमें कह रहा है कि इफ़ n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाई 8 तो देन n क्या होगा। तो इसको आप चेक कर लीजिए, अगर n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब हो जाएगा कि n स्क्वायर माइनस 1, देखिए कैसे करेंगे, अगर हम n स्क्वायर माइनस 1 को कह रहे हैं कि 8 से डिविजिबल है, हमसे कह रहा है कि ये जो नंबर है ये पूरा डिवाइड होगा 8 से, तो कह रहा है n क्या होगा। तो यहाँ पे n को रख करके देखो, एक बार इवन रख करके देखो और एक बार n को ऑड रख करके देखो। तो अगर इवन रखें, सपोज मान लीजिए ऐसा नंबर रखें जो मान लीजिए मल्टीपल हो, इवन क्या हो जाएगा 2q रख लीजिए और यहाँ 2q + 1 रख दीजिए। अब क्योंकि यहाँ 8 है तो यहाँ पे 2q की जगह पे आप 4q कर लीजिए, 4q + 1 कर लीजिए। तो जब यहाँ रखेंगे तो 4q का स्क्वायर माइनस 1 तो ये जाएगा 16q स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो होगा नहीं। इसको रखिए 4q + 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 क्या 8 के फॉर्म में लिखिए, क्योंकि 8 से डिविजिबल है ना, हमने लेमा को यूज़ करना है तो हमें यहाँ क्या रखना है 8q रखना है, 8q + 1 रखना है हमको। यहाँ पे जो भी डिवीज़र दिया गया हमें उसी से a बनाना है, तो हमें ये हो जाएगा 8q हो जाएगा, ये हो जाएगा 8q + 1 हो जाएगा। तो यहाँ 8q रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 का मतलब हो जाएगा 64, तो ये आ जाएगा हमारा 64q स्क्वायर माइनस 1 जो कि नहीं होगा। यहाँ रखेंगे 8q + 1 तो 64q स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 16q - 1 ये कट जाएगा, तो यहाँ से हम 8 कॉमन ले लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8q स्क्वायर प्लस का 2q, तो हमारा ये 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि हमको ऑड लेना होगा। जब हम ऑड लेंगे तभी हमारा ये ट्रू होगा।
तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या होगा। हमने बताया था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है 4 होता है, और इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो वो 2 ही आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है इस सीट का, इसके बाद में नेक्स्ट सीट है। सारे क्वेश्चन हमने बहुत इसमें जो है कोशिश की है कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आपके हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं सच दैट लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज़ 3, यानी ए का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 3 है, इसके बाद में कुछ फैक्टर उससे में कोई मतलब नहीं है। और कह रहा है बी जो है उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर है 5, उसके बाद में कुछ फैक्टर उससे बड़े होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कह रहा है बताइए ए प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो अगर हम ए प्लस बी करेंगे तो हम यहाँ पे 3 और 5 को ऐड कर देंगे तो ये क्या आएगा 8 आएगा, और 8 का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 2 होगा। 8 का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा वो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। कोई भी आप नंबर ले लो, सपोज मान लीजिए ए कोई ऐसा नंबर लो जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 आ रहा। मान लीजिए हमने ए को ले लिया 3 5 जा 15 ले लिया, और बी ले लो उसका प्राइम फैक्टर जो है लीस्ट आ रहा है वो 5 आ रहा है। मान लीजिए 5 में 35 हो गया। अब इनको ऐड कर दीजिए तो ए और बी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 40, और 40 का सबसे जो प्राइम लीस्ट प्राइम फैक्टर होता है वो 2 होता है, क्योंकि इवन नंबर है। इवन का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो 2 होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमसे कह रहा है पी जो है वो एलसीएम किसका है 2 4 6 8 10 का है। तो अगर हम पी की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 का एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे 2 4 6 8 और 10 इस तरीके से अरेंज करेंगे, और एलसीएम निकालने का ये कॉन्सेप्ट होता है। 2 से 1 2 3 4 5 हो जाएगा, फिर 2 से क्या हो जाएगा 1 1 3 2 5 हो जाएगा, फिर हमारा 2 से 1 1 1, फिर हमारा 3 से जाएगा, और फिर हमारा 5 से जाएगा। तो जो p की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 5 3 15 2 34 जा 120, ये p की वैल्यू आ गई। आगे कह रहा है q जो दिया गया है वो हमको क्या कह रहा है कि 1 3 5 7 9 का एलसीएम है 1 3 5 7 और 9। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 1 1 5 7 3 हो जाएगा। इसके बाद में 3 से जाएगा तो 1 1 5 7 1 हो जाएगा, और इसके बाद में हमारा 5 से जाएगा 7 से जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा 7 5 35, और इंटू 9 करेंगे तो क्या होगा 9 5 जा 45, 9 3 27 4 क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, सॉरी। तो 9 5 जा 45 4 9 3 27 4 31, तो ये वैल्यू आ गई क्यू की। अब हमसे कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा एल एलसीएम है किसका पी और क्यू का, तो अभी एल भी निकालना है। तो हमें पी और क्यू का एलसीएम निकालना, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया। हमें क्या करना 120 और 315 का भी एलसीएम निकालना है इस तरीके से। तो 2 से जाएगा 60, 2 से ये जाएगा नहीं, फिर ये 2 से हो जाएगा 30, 2 से जाएगा नहीं, फिर 2 से होगा 15, 2 से जाएगा नहीं, फिर ये हमारा होगा 3 से 5, 3 से 105, फिर हमारा हो जाएगा 3 से 5, ये 3 से 5 हो जाएगा, फिर ये 5 होगा, ये 7 हो जाएगा। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 35। तो ये हमारा हो जाएगा 8 9 जा 72 इंटू क्या हो जाएगा 35। तो 5 2 जा 10, 5 से 35 36 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 हो जाएगा, 0 6 6 12 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 होगा 2। तो 2 5 2 0 ये आंसर आएगा एल की वैल्यू। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि एल की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहला केस है 21 इंटू पी। तो अगर हम पी में वैल्यू मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं थोड़ा इरेज कर लेते हैं इस तरीके से, इतना यहाँ पे इरेज कर लेते हैं ताकि मल्टीप्लाई हो सके। एल हमारा जो आया है वो कितना आया यहाँ रख लेते हैं। एल हमारा कितना आया है 2520। एल की वैल्यू आई है 2520। तो यहाँ पे एक बार हम क्या करें, कह रहा है 21 इंटू पी, तो 120 इंटू 21 करें,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21, 12 बन जाए 12 हो जाएगा, आएगा 1, 12 24 25। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो बाकी आपको चेक कर लेना है, वैसे पहला ही सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 76, 112, 172, 184 सो एज टू लीव रिमाइंडर 40। अच्छा, इसको हमें डिवाइड करना है और रिमाइंडर आना चाहिए 40। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर जो है, जिसमें कह रहा है कि अगर हम डिवाइड करें ईच केस इज क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब होता है SCF। तो SCF हमको क्या दिया गया है, k² × 3 दिया गया। कब, जब जितने भी नंबर दिए हैं 76, 112, 172 और 184, इनको अगर हम इस नंबर से डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा 40 रिमाइंडर मिलेगा। तो हमें सब में 40 माइनस कर देना है। ठीक है ना। क्वेश्चन को अगर हमने समझ लिया क्या कह रहा है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहाँ 636 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2 और ये हो जाएगा 11 4 72, यहाँ हो जाएगा 2, 7 में 4 जाएगा 3 132, यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 144। तो अब अगर हम इसका SCF निकालें तो क्या मिलेगा। अगर हम इसका SCF निकालें तो हमको 12 मिल रहा है SCF, 12 से भी डिवाइड होंगे। 12 बन जाए, हाँ 12 इक्वल टू क्या होगा k² × क्या हो जाएगा 3 से ये हो जाएगा 4। तो 4 इक्वल टू k²। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या होगी +3 - 3, सॉरी +2 - 2, +2 और -2 हो जाएगा, +2 का -2। तो इसका आंसर होगा +-2। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि अगर a की वैल्यू दी गई है, क्या दिया गया है, a हमको दिया गया है 2⁻³ × 3 और b क्या दिया गया है 2 × 3 × 5 और c क्या दिया है 3n × 5 और हमें LCM दिया गया है 2⁻3, 3⁻2 × 5। तो कह रहा है n की वैल्यू क्या है। अब देखिए LCM का मतलब होता है कि जो तीनों में कॉमन है उसके अलावा जो बच रहा है उसको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 2⁻3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 यहाँ 2 है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमको 2⁻3 ही मिलेगा। 3 की बात करें तो 3⁻2 है, तो यहाँ 3, यहाँ 3, तो यहाँ 3⁻2 होना चाहिए। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 आंसर हो जाएगा। 5 एक बार है, तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू इसको हम ऐसे लिख लें 3⁻2 × 5, तो हमारा यही LCM आएगा मैक्स टू मैक्स, क्योंकि यहाँ 3⁻2 है, यहाँ पे 3⁻1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 3⁻2 हो जाएगी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया 11, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। हमसे क्या कह रहा है, a = दिया गया है, देखो कैसे करते हैं। हमसे कह रहा है कि a आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, हमको दिया गया है a दिया गया है 2 की पावर r और 3 की पावर p, 5 की पावर q। b दिया गया है 2 टू द पावर p, 3 टू द पावर r, 5 टू द पावर q, सॉरी p, 5 टू द पावर p। और c क्या दिया गया आपको, c हमें क्या दिया गया है 2 द पावर q, 3 टू पावर q, 5 टू द पावर p। और कंडीशन क्या दी गई कि p से बड़ा q है और उससे बड़ा r है, सबसे बड़ा r है और सबसे छोटा p है। पहला केस क्या कह रहा है कि हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। लार्जेस्ट नंबर का मतलब होता है SCF, और जब SCF फाइंड करना होता है तो हमको सबसे छोटी वैल्यू लेनी होती है। ठीक है ना, जब भी हमको लार्जेस्ट नंबर निकालना होगा तो पावर हमें सबसे छोटी दिखनी होती है, कॉमन पावर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो a की बात करें तो a में क्या हो जाएगा, सबसे छोटा क्या है p, तो इसको क्या लिखेंगे हम 2 टू द पावर क्या लिखेंगे p, और 3 टू द पावर क्या लिखेंगे p, और 5 की पावर क्या हो जाएगा p हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे आ जाएगा, यानी ABC का जो SCF आएगा, सॉरी a नहीं होगा ये, यहाँ पे अगर हम तीनों का SCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तीनों का जो SCF निकालेंगे वो ये आ जाएगा हमारा। ABC का SCF आएगा 2 टू द पावर p, 3 टू पावर p, 5 टू पावर p, क्योंकि p सबसे छोटा नंबर है, p की वैल्यू सबसे छोटी है। हम इसको समझा रहे हैं आपको, तो आप इसको एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं। p को 1, q को 2, r को 3 लेट करके देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा
कि HCF का मतलब क्या है। HCF का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू। तो यहाँ से हमको क्या कह रहा है पहले पार्ट में कि लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड ए बी सी विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर इज 30। बिना रिमाइंडर के हमको ये 30 आ रहा है, जो HCF आ रहा है 30 के बराबर आ रहा है। तो ये हमारा जब 30 की पावर P इज इक्वल टू क्या है, 30 की पावर 1 हो जाएगा। तो P की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमको P की वैल्यू मिल गई। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे PQR की वैल्यू पूछ रहा है। तो P हमको मिल गया। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है उसको देखिए ध्यान से। कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स, स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है। तो स्मॉलेस्ट का मतलब होता है कि क्या, स्मॉलेस्ट कहो या लीस्ट कहो, इनका मतलब होता है LCM। और जब LCM की बात करेगा तो हमको सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ से LCM निकालेंगे तो LCM क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से। अगर हम A में देखें तो LCM अगर हम देखें A में, तो A की वैल्यू अगर हम देखें सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टू द पावर R 3 टू पावर P, और ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 टू पावर क्या आ जाएगा RPQ में, तो R बड़ा हो जाएगा। 3 में आएंगे PRQ में, तो क्या हो जाएगा R बड़ा हो जाएगा। और QPP में आ जाएगा तो हमारा Q बड़ा हो जाएगा। तो ये LCM आएगा। और LCM क्या दे रहा है, कह रहा है कि रिमाइंडर कितना आएगा 2 और नंबर क्या आएगा 5402। तो यहाँ हम 2 माइनस कर दें तो हमारा नंबर क्या होगा 5400। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 5400। अब हमें क्या करना है कि 5400 को फैक्टर करने हैं। तो 5400 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो इसको हमें क्या करना है 54 के कर लें तो 2 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। और 100 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2 एक बार है, 2 3 बार है, 2 की पावर 3 आ गया। 3 1 2 3, तो 3 भी क्या दिया गया 3 बार, और 5 क्या दिया गया 2 बार। इसको इक्वल करें 2 टू द पावर R 3 टू द पावर R 5 टू द पावर, तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, R की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 3। तो हमसे पूछा क्या है कि फाइंड कीजिए ABC फाइंड करने हैं, सॉरी। तो हम A निकालेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा इरेज कर रहे हैं हम यहाँ पे A पे, यहीं पे आप सॉल्व कर लेना, हम यहाँ पे वैल्यू पुट किए दे रहे हैं। तो A निकालेंगे तो क्या होगा 2 टू द पावर R क्या आया 3, P क्या आया 1 और Q क्या आया 2। इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 2 टू द पावर P, तो P क्या आया 1, R क्या आया 3 और P क्या आया 1, तो 5 टू पावर क्या हो जाएगा 1। Q क्या आया 2 टू द पावर 2, Q क्या आया है 2 और P क्या आया 1। इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमसे क्या कह रहा था, सम ऑफ 3 नॉन जीरो प्राइम नंबर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को जब तक हम इरेज कर रहे हैं एक बार ट्राई कीजिए कि ये कैसे होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपको प्राइम नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं समझो। क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ 3 नॉन जीरो प्राइम नंबर। हमने मान लिया कि प्राइम नंबर हमारे P1 और P2 और P3 हैं। ये कोई 3 प्राइम नंबर हैं जिनका कह रहा है कि जो सम दिया गया वो 100 दिया गया। और कह रहा है इनमें से एक प्राइम नंबर जो है P2, मान लीजिए P2 बड़ा है P3 से, तो कह रहा है कि P2 वन ऑफ देम एक्सीड द अदर बाई 36। यानी जो P2 और P3 का डिफरेंस है वो हमारा क्या है 36 है। या ये कह सकते हैं कि जो P2 है वो P3 से 36 ज़्यादा है। बात एक ही है, इसको चाहे जैसे लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कह रहा बताइए लार्जेस्ट नंबर क्या है। अब एक चीज़ देखिए, हमको 3 नंबरों का सम क्या दिया गया 100 दिया गया। इसका मतलब क्या होगा कि या तो तीनों इवन हो या एक इवन हो 2 ऑड हो। चलिए इसको छोड़िए। अब एक बात बताइए, अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं ऑड होते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट किसको 2 को। एक्सेप्ट क्या होता है 2 जो होता है वो इवन होता है। तो अगर हम यहाँ पे P1 को 2 ले लें, क्योंकि P2 और P3 क्या होंगे, P2 और P3 तो ऑड ही होंगे क्योंकि एक ही नंबर जो होता है इवन। तो 2 ऑड का सम क्या होगा इवन, और हमारा एक P1 तो इवन दिया ही गया। तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या होगा इवन। तो यहाँ पे हमें P1 क्या है, P1 हमको अपने मन से सोचना है, इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया। आप सोचेंगे कैसे सॉल्व होगा, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है।
तो यहाँ P1 की वैल्यू आपको 2 लेनी है और P2 P3 हमको नहीं पता है, तो ऐसे ही रख देना है और ये हो जाएगा 100। तो यहाँ से P2 और P3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 98 और हमें P2 माइनस P3 क्या दिया गया 36। ये दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 2P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 6 14 9 3 12 113। यहाँ से P2 आ जाएगा 67। जब P2 आ जाएगा तो हम P3 निकाल लेंगे। कैसे? P3 निकालने के लिए क्या करना होगा हमको कि P2 से 36 को माइनस कर देना है। P2 67 माइनस 36, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 31 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों नंबर आएंगे। P1 आएगा 2, आंसर दिया गया 2 31 67। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार अच्छे से सोचिएगा। इसमें अगर आपको प्राइम नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसमें प्राइम नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज़ 528 एंड देयर एचसीएफ कह रहा है एंड देयर एचसीएफ इज़ 33। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कैसे क्वेश्चन होगा। हमसे कह रहा है कि दो नंबर हैं जिनका सम दिया गया है 528 और कह रहा है इनका एचसीएफ 33 दिया गया है। तो अगर हम एक नंबर को 1 मान लें, फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर का जो सम दिया गया वो 528 दिया गया। अब क्योंकि दोनों का एचसीएफ 33 है तो ये नंबर हम 33x मान सकते हैं और ये 33y लेट कर सकते हैं। इनका सम क्या होगा 528। अब अगर हम 33 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 528। तो अगर हम x प्लस वाई निकालेंगे, इसको डिवाइड करें तो 33 बन जा 33 और 33 6 जा हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे 33 1 जा 33 हो जाएगा तो 7 40 हो जाएगा। तो 7 और उधर 12 बचेगा तो यानी 19 और 33 6 जा 198, तो ये जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 16। अब हमको ऐसे पेयर बनाने हैं जिसमें 16 आ रहा हो। तो ऐसे पेयर क्या बनेंगे 1,15 ले सकते हैं, इसके बाद में 2,14 ले सकते हैं, 3,13 ले सकते हैं, 4,12 ले सकते हैं, 5,11 ले सकते हैं, 6,10 ले सकते हैं, 7,9 ले सकते हैं और 8,8 ले सकते हैं। इतने हमको क्या करना है पेयर मिल जाएंगे, क्योंकि हमसे उसने पूछा क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ पेयर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। यानी कि जो कंडीशन हमारी है, कंडीशन क्या है कि दोनों का सम 16 आ रहा हो एक्स और वाई का और एचसीएफ का 33 आ रहा हो और दोनों नंबर का सम, यानी दोनों नंबर का सम आना चाहिए। दो कंडीशन है, दोनों नंबर का सम 528 आना चाहिए और एचसीएफ क्या आना चाहिए 33 आना चाहिए। तो अब देखिए एचसीएफ अगर 33 आएगा तो इसका मतलब है कि वो दोनों नंबर, जो नंबर का सम 528 है तो उसमें एक्स और वाई को प्राइम होंगे। क्यों, देखो समझो ध्यान से। 33x प्लस 33y इज इक्वल टू दिया गया है 528। अगर y और x को प्राइम ना होते तो इसमें भी कुछ कॉमन मिल जाता। अगर वो कॉमन होता तो एचसीएफ हमारा क्या होता, कुछ और होता। तो यहाँ पे जो x और y है वो क्या है, को प्राइम है, यानी कि उन दोनों के बीच में एचसीएफ क्या है 1 है। तो जितने भी ऑप्शन में एचसीएफ 1 आ रहा है वही हमारे सही रिजल्ट होंगे, बाकी हमारे सारे गलत हैं। जैसे देखिए पहला वाला जो है 1,15, इसका हमारा एचसीएफ 1 आएगा तो ये हमारा सही है। 2,14 में एचसीएफ 2 आएगा, ये गलत हो जाएगा। 3,13 ये सही है, ठीक है। 4,12 ये गलत हो जाएगा। 5,11 ये हमारा सही है। 6,10 ये गलत हो जाएगा। 7,9 ये सही है। 8,8 गलत हो जाएगा। तो जो रिजल्ट हमारा होगा वो क्या होगा 1,15 एक पेयर हो सकता है, 3,13 हो सकता है, 5,11 हो सकता है और 7,9 ये पेयर ऐसे हैं जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इसी के बाद में एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा एचसीएफ और एलसीएम बताने स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। हम करा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन पीछे। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 और हमको क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 और एलसीएम हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आसान सा क्वेश्चन था जो हमने पीछे 1-2 क्वेश्चन कराए हैं इस टाइप के। इसके बाद हम लोग देखते हैं, कह रहा है इफ़
इसका जो आंसर दिया गया ये आंसर जो है इसके सारे गलत हैं। इसमें आंसर जो होगा वो जो है कुछ और होगा। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, लेकिन ये आंसर इसके चारों गलत ही, ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है इफ़ n इज़ ऑड इंटीजर, हमको क्या दिया गया, n कोई ऑड इंटीजर दिया गया तो इसको 2q+1 लेट कर लेंगे। और कह रहा बताइए n² - 1 किससे डिविजिबल होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल बाई। तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2q+1 का होल स्क्वायर -1, तो 4q का होल स्क्वायर +1 प्लस का 4q - 1, तो यहाँ हो जाएगा 16q² प्लस का 4q, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 4, यहाँ पे हम q कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4q प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4q+1 हो जाएगा। तो ये हमारा डिविजिबल किससे होगा, 4 से डिविजिबल होगा। n इज़ ऑड इंटीजर देन क्या हो जाएगा n² - 1 विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो यहाँ पे 4 से डिविजिबल होगा, इसके ऑप्शन सारे गलत हैं। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमसे, कह रहा है इफ द HCF ऑफ 2 4 7 2 1 2 8 4 एंड थर्ड नंबर n इज 12 दिया गया। अब देखिए हमको 3 नंबर दिए गए, यहाँ पे हमको दिया गया 2 4 7 2 1 2 8 4 और n। इन तीनों का HCF क्या दिया गया, हमको 12 दिया गया है। इन तीनों का HCF जो दिया गया है वो 12 दिया गया। और कह रहा अगर LCM जो दिया गया LCM वो क्या दिया गया 2 to the power 3 3 to the power 2 इंटू 5 इंटू 103 इंटू 107। अब सपोज इसको हम A लेट कर लेंगे, इसको B लेट कर लेंगे, इसको C लेट कर लेंगे। तो A के अगर हम फैक्टर करें 2402, तो हम यहाँ फैक्टर करते हैं 2402 के फैक्टर क्या होंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे 1 2 0 1, फिर इसके बाद में 3 से करेंगे तो नहीं जाएगा, 3 से करने के बाद में 4 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं, 7 से देखें तो 7 से क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 7 1 जा 7 हो जाएगा, और 5 से 7 नहीं जाएगा, 7 से। इसको 11 से देखें तो 11 1 जा 11, 11 से भी नहीं जाएगा। तो अगर हम इसको 103 से देखें, इस नंबर को किससे डिवाइड करें, अगर हम 103 से देखें तो क्या हो जाएगा, चेक करते हैं 103 से 1201, तो 1201 को अगर हम डिवाइड करें 103 से तो नहीं डिवाइड हो रहा है, अगर 107 से डिवाइड करें तो भी नहीं हो रहा है। तो 1201 किससे डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 जा 4, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 7 2 लिखा हुआ है, एक सेकंड, 0 2 नहीं है, यहाँ पे 7 2 है। तो 2 3 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 जा यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6 2 6 जा 12, तो 2 से क्या हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 2 8 जा 16, यहाँ से 2 3 जा 6 और 2 क्या हो जाएगा 2 9 जा 18। अब यहाँ क्या होगा 3 से 103 आ जाएगा, और ये 103 से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 2 to the power 3 आएगा, इंटू 3 to the power 1 आएगा, इंटू क्या होगा 103। अब हम b निकालें इसी तरीके से, तो b निकालेंगे तो क्या करेंगे, हमको क्या करना है, b निकालने के लिए हमें क्या करना है 1 2 8 4 के फैक्टर करने हैं। तो 2 से 6 जा हो जाएगा, 4 जा 2 जा, फिर 2 से 3 2 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 से 107, तो ये हमारा 107 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 to the power 2 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू क्या होगा 107, और c हमारा क्या दिया n। अब हमको HCF क्या दिया गया 12 दिया गया। HCF 12 का मतलब क्या है कि 2 to the power 2 आएगा, और क्या हो जाएगा एक 3 आएगा, तभी तो आएगा। तो यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू हो सकती है 2 to the power 2 इंटू हम क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, एक तो ये हो सकता है, या हम क्या लिख सकते हैं, हाँ कॉमन यही होगा, तो ये इसमें आना चाहिए, तो यही होगा हमारा n। अब इसमें हमें कह रहा है LCM देखिए, तो LCM में क्या 2 to the power 3 दे रहा है, तो 3 मिल रहा है हमको, ठीक है। 3 power 2 दिया है तो ये भी 3 power 2 मिल जाएगा, 3 की पावर 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें 3 की पावर 2 करना पड़ेगा। फिर हमको यहाँ 5 मिल रहा है, तो यहाँ 5 नहीं, तो यहाँ इंटू 5 करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, ऊपर कहीं 5 नहीं दिया गया तो यहाँ हमको 5 करना पड़ेगा। हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पे,
तो ये 2 क्या है 2 और इंटू 3 आएगा। अब क्योंकि एलसीएम में 2 आ रहा है तो यहाँ 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ 5 तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो जो मेरा नंबर होगा रिजल्ट सी का वो क्या हो जाएगा 2 यानी 4 2 इंटू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा इंटू 5 तो ये जाएगा 180 इसका आंसर हो जाएगा जो कि आपका आ रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, आसान था। देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हम करा इसलिए रहे हैं कि आपका एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद हमसे कह रहा है कि पी और क्यू दो पॉजिटिव इंटीजर हैं इस तरीके से कि p माइनस 10q इज इक्वल टू 0। तो एस सी एफ पी और क्यू का क्या होगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा p माइनस 10q इज इक्वल टू क्या दिया गया हमको 0 दिया गया, तो p इज इक्वल टू क्या होगा 10q हो जाएगा। तो p अपॉन q इज इक्वल टू क्या होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर लेने हैं जो क्या हों, तो कह रहा है एस सी एफ ऑफ p एंड q क्या होगा, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन एस सी एफ ऑफ p एंड q। हाँ तो p की वैल्यू अगर 10q आ रही है, एक सेकेंड इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि p की वैल्यू अगर 10q आ रही है तो हमको 10q और क्या हो जाएगा q में से निकालना है, तो दोनों का एस सी एफ क्या हो जाएगा एस सी एफ q ही होगा हमारा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था ये। इसके बाद हमारा दिया गया कह रहा है कि दो नंबर का सम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, तो कह रहा है फाइंड द नंबर बताइए। तो कैसे करेंगे देखिए, इसको देखिए क्या करेंगे हम यहाँ से, हमसे कह रहा है कि दो नंबर का, तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 85 के, तो 5 और 17 बनेंगे। तो 5 और 17 में 17 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, देखिए हमने सॉल्व किया है इसमें। तो अगर हम 85 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टर निकालें, तो क्या आएगा 5 इंटू 17। तो 5 को लिख सकते हैं 1 + 4 इंटू क्या होगा 17। तो इसका क्या बन सकता है 17 और क्या बन सकता है प्लस 17 4 जा 68। तो ये हमारे नंबर हो सकते हैं। दूसरा इसको हम 2 और 3 में तोड़ सकते हैं, 2 और 3 में, तो क्या होगा 17 में 34 और क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो ये दो नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में अब देखिए ऊपर वाले में क्या है कि ऊपर वाले का एलसीएम नहीं मिल रहा है। मान लीजिए इसका जो है हम करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम अगर निकालें, हमें एलसीएम को वेरीफाई करना है। इनका एलसीएम जो होगा वो 102 नहीं आएगा, पर इनका एलसीएम 102 आएगा, तो यही पेयर हमारा सही है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा 34 और 51। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया डिफरेंस दिया गया, आप लोग कर लेंगे इसी तरीके। डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस क्या है 66 है और आपको एलसीएम दिया गया 360। तो इसको तोड़ेंगे 2 इंटू 3 इंटू 11, तो 11 को 6 लिख लेंगे, 2 इंटू 3 को 11 को तोड़ेंगे 12 - 1, तो 11 को 12 - 1 कर सकते हैं, 13 - 2 कर सकते हैं, 14 - 3 कर सकते हैं। इस तरीके से चेक करेंगे, जिसमें मिल जाएगा तो वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी नेचुरल नंबर हैं सच दैट a² - b² इज़ अ प्राइम नंबर। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a² - b² एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और ए और बी कोई दो नेचुरल नंबर हैं। तो कह रहा है कि a² - b² किसके इक्वल होगा। तो अगर हम इसके फैक्टर करें a - b और a + b, अगर कोई नंबर प्राइम है तो उसमें दो ही फैक्टर हो सकते हैं और उसमें एक 1 होगा। एक फैक्टर तो 1 होगा, एक कोई दूसरा नंबर हो सकता है एज अ फैक्टर। तो इसका मतलब a - b या a + b में कोई ना कोई एक 1 है। अब देखिए a + b जो है वो हमारा ग्रेटर है a - b से, ठीक है ना, क्योंकि a + b हमारा बड़ा होगा a - b से। और b और देखें अगर हम इनको सम करेंगे तो b हमारा 0 हो जाएगा, यानी a + b हमारा बड़ा है। तो यहाँ पे a - b क्या होगा 1 होगा। तो अगर a - b 1 हो जाएगा, अगर a + b 1 होगा तो हमारा a - b आएगा आंसर। लेकिन a - b हमारा 1 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि a हमारा बड़ा होगा b से, तो a - b जो होगा वो निगेटिव आ जाएगा। a + b जो होगा वो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि a - b 1 हो जाएगा, तो a² - b² को सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट a + b ही आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको देखना है, इस तरीके से होगा। a - b जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, a - b हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि a + b हमारा ग्रेटर है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा a + b आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ में आज की क्लास के ये जो भी क्वेश्चन 50+ क्वेश्चन थे
वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो आप जिसको नीड है, जो तैयारी कर रहा है, तो उनको आप लोग ये वीडियो शेयर कीजिए और आप लोग भी इससे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल के पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इसके बाद उसके क्वेश्चन। हर चैप्टर के 50+ क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। जो कुछ अच्छे चैप्टर हैं उसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चन 100 तक भी ले जाएंगे, कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप क्लास 10th के बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।